दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र का आगाज। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में दोनों के बीच हुई चर्चा। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज। सदन को पूरी तरह बनाया पेपरलेस। पक्ष और विपक्ष विधायकों ने की तारीफ। सावन का आखिरी सोमवार आज। सीएम रेखा गुप्ता ने शिव भक्तों को दी बधाई। कहा, भोलेनाथ सभी की मनोकामना करे पूरी, सुखी संतुलित जीवन प्रदान करें। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में जाकर मुलाकात की। पीएम मोदी को मिलकर आए सभी 4 घंटे भी नहीं गुजरे कि राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राष्ट्रपति भवन में पहुंच गए। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र एक खास उपलब्धि के साथ शुरू हुआ है। इस बार सदन को पूरी तरह से पेपरलेस बना दिया गया है। इस पहल को लेकर पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को बधाई दी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन का प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र 4 अगस्त से शुरू होकर 8 अगस्त तक चलेगा। और वही संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है। जैसी उम्मीद की जा रही थी, सत्र शुरू होते ही लोकसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे जब निचले सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी तो लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को वापस लेने सहित विभिन्न मुद्दों पर नारेबाजी शुरू कर दी। अभी सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है, जिसमें आप सब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, पर आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। और विशेष रूप से आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है। जनता आपसे कुछ अपेक्षाएं कर रही, जाओ बैठे। समाजवादी पार्टी की माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा, आप भी जाकर पूछे, मैं मौका दूंगा आपको। ये आचरण आपका उचित नहीं है। ये संसद की कार्य पद्धति के अनुरूप नहीं है। तो जाइए बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं। प्रश्नकाल फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद हर विधेयक पर शून्यकाल में आपको हर मुद्दे को उठाने की परमिशन दी जाएगी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। साथ ही विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी किया। ये पहल दिल्ली विधानसभा को पूरी तरह से कागज रहित, पारदर्शी और ऊर्जा कुशल बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। 4 अगस्त से प्रारंभ होने वाले आगामी विधानसभा सत्र पूरी तरह डिजिटल और पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ये पहले केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और हरित भारत के संकल्प को दिल्ली की शासन प्रणाली में वास्तविकता में बदलने का संकल्प है। ये बदलाव नवाचार, पारदर्शिता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी तीनों का संगम है। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक और लक्ष्मी नगर से विधायक अभय वर्मा सहित माननीय विधायकगण उपस्थित रहे।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को दिल्ली विधानसभा परिसर में एक विधान जो कि कागज रहित विधानसभा रहा और 500 किलोवाट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया, जहां पर शुरू किए गए सौर ऊर्जा संयंत्र से प्रति माह बिजली के बिल के 15 लाख रुपए की बचत होगी और वार्षिक अनुमान जो कि बचत 1.75 करोड़ तक बैठती है। सीएम रेखा गुप्ता ने पटपड़गंज सीपीएस स्टडी सर्कल के रजत जयंती समारोह में शिरकत की। सीएम रेखा गुप्ता ने संस्थान से जुड़े सभी साथियों को 25 वर्षों की इस उत्कृष्ट अनुशासित और प्रेरणादायी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम रेखा ने कहा कि आपकी यह साधना युवाओं को जागरूक, जिम्मेदार और राष्ट्र सेवी नागरिकों के रूप में गढ़ रही है। राष्ट्र निर्माण की यह प्रतिबद्धता प्रशंसनीय भी है और प्रेरणादायक भी। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले बूथ स्तरीय अधिकारियों बीएलओ का पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है और बीएलओ पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की है। सावन के अंतिम सोमवार में महादेव मंदिर समेत सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। लोग सुबह से मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की आराधना की और सावन के चौथे सोमवार के पावन अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री गुप्ता ने सभी शिव भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज भी वेदनाथ महादेव मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर मन को परम शांति और आत्मा को अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान हो रही है। साथ ही कहा कि श्रावण मास में शिव उपासना का विशेष महत्व है। रुद्राभिषेक न केवल आत्मशुद्धि का मार्ग है बल्कि लोक कल्याण की कामना का भी श्रेष्ठ उपाय है। ईश्वर से प्रार्थना है कि भोलेनाथ सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण करे और सभी को स्वस्थ, सुखी और संतुलित जीवन प्रदान करे। आगे बढ़ेंगे जहां दिल्ली में बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की वर्षा का अनुमान जताया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत तेज बारिश की आशंका जताई गई है। तो देखिए, आपको बताते चले कि लगातार तेज हवाएं चल रही हैं। काले बादल छाए रहने की भी आशंका जताए रहे हैं। दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश हुई है और इसी के साथ साथ काले बादल छाए रहने से और बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि बारिश के बाद से एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलती हुई नजर आई। बारिश के बाद मौसम का मिजाज वो बदला हुआ नजर आया, मौसम सुहाना हो गया। ये तस्वीरें आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं जहां पर बारिश के बाद से लोगों ने राहत की सांस ली है। अक्षरधाम मंदिर समेत तमाम ऐसे इलाके जहां पर बारिश देखी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में जनसेवा केंद्र का लोकार्पण कर जनसेवा के लिए समर्पित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा और सुशासन के संकल्प को साकार करते हुए आम जनता की समस्याओं के समाधान, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। जरूरतमंदों को त्वरित सहायता पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनेगा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार अंतिम पंक्ति के नागरिक तक विकास, सेवा और अधिकार समयबद्ध रूप से पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। इस मौके पर सांसद बांसुरी स्वराज और स्थानीय विधायक शिखर राय की गरिमामयी मौजूदगी थी। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने आयुष्मान भारत की बात करते हुए कहा कि दिल्ली इस योजना से वंचित थी। मुझे याद है कि हमारे सातों सांसदों को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, लेकिन जैसे ही दिव्य मतदाताओं ने बीजेपी का वनवास समाप्त किया और यहां डबल इंजन वाली सरकार बनाई, दिल्ली में आयुष्मान भारत लागू हो गया। मुझे आज भी याद है जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी 20 फरवरी, उसी शाम को उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली में आयुष्मान भारत लागू करने का फैसला लिया। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज के 66वें स्थापना दिवस पर कहा कि इस कॉलेज से जुड़कर मैं सचमुच गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। आप आगे बढ़े और देश समाज के जिम्मेदार नागरिक बने, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
नैक की रैंकिंग, NIRF की रैंकिंग में ऑल इंडिया 5 रैंकिंग वाला, और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं इस कॉलेज से जुड़े होने के नाते। और ज्ञान जो यहाँ के प्राचार्य हैं, यहाँ की सारे प्रशासन ने इस कॉलेज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। यहाँ के छात्र अपनी भूमिका अदा करते समय देश और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बने। मंत्री आशीष सूद ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत का प्रदर्शन किया है। इसने भारत के स्वदेशी हथियारों की शक्ति का प्रदर्शन किया है। इसलिए आने वाले समय में दुनिया में कोई भी इस देश के 140 करोड़ भारतीयों की ताकत को चुनौती नहीं दे पाएगा। सामर्थ्य की ताकत बता दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के इंडिजीनियस हथियारों की ताकत को बता दिया है। इसलिए आने वाले समय में विश्व में भारत के इस 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य को कोई चुनौती। और दिल्ली के रोहिणी में लक्ष्मी ताऊ फाउंडेशन NGO की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लक्ष्मी ताऊ तरु फाउंडेशन में देश के कोने कोने से लोग रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं। इसी कड़ी में राजनीतिक जगत के कई दिग्गज नेताओं ने भी रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। वहीं दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि मैं लक्ष्मी तारू फाउंडेशन को बधाई देना चाहता हूं। पिछली बार इन्होंने एक ही जगह पर करीबन 2000 यूनिट ब्लड डोनेट करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। दुर्घटना के समय सबसे पहले ब्लड डोनर की याद आता है। ब्लड डोनेशन सबसे पुनीत कार्य होता है। मैं आशा करता हूं कि इस बार भी ये लोग पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे और समाज को एक संदेश देने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं लक्ष्मी तरु फाउंडेशन का, जो हर वर्ष ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है यहाँ लगाते हैं। और मुझे खुशी है, हर्ष है इस बात का कि पिछली बार इन्होंने एक ही जगह पर सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वो दर्ज है। 2000 के करीब इन्होंने यूनिट्स पिछले साल दी थी। निश्चित ही आज के समय में ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी को, मनोज जी को, हमारे पंकज जी को, हमारे सभी सहयोगियों को, जो एक खूबसूरत कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इससे समाज में तो एक बड़ा मैसेज जाता ही जाता है, लेकिन मुझे ये महसूस होता है और ये खुशी होती है कि सबसे पहले एक्सीडेंट के समय में अगर सबसे पहले कोई याद आता है तो ब्लड डोनेटर याद आता है, और उनको एक माला में पुरोने का काम, जिसकी व्यवस्था नहीं हो पाती उसके लिए इस तरीके का ब्लड फ्री डोनेट करने का काम सबसे पुनीत कार्य होता है। और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि जो पिछली बार का रिकॉर्ड था उससे ये पार करेंगे और समाज में एक बड़ा मैसेज देने का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाता है कि आप हमेशा से बढ़ावा देते आए हैं। शुरू से ही हम आपको देख रहे हैं कि जब आप जेल होंगे तो कई बार आपने रक्तदान किए। आज उन युवाओं को तो आज रक्तदान कर रहे हैं। बहुत जरूरी है और बहुत खुशी की बात है कि एक ही मौके एक ही जगह पर इतनी बड़ी तादाद में अगर बच्चे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के वो लोगों की समाज की सेवा करना चाहते हैं। मेरे दिल के बहुत करीब है, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप्स हो, चाहे महिलाओं के उत्थान के कार्यक्रम हो, या खास तौर पे बच्चों के खेल कूद के कार्यक्रम हो। निश्चित ही वो हमें बहुत खुशी भी देते हैं। और इस मौके पर तो मैं यहाँ की कमेटीज का, लायंस क्लब का, रोटरी क्लब का, हमारे दूर दूर से चल के आए हमारे राजकुमार भाई हैं, डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं, भाई तरुण कुमार जी हैं जो हमारे सेक्रेटरी AICC रहे हैं, वो हमारे बीच में आए हैं, भाई उस्मान जी हैं, PK मिश्रा जी हैं, पंकज जी हैं। मैं देख रहा हूं कि पूरी दिल्ली से यहाँ पर साथी आए हैं और मैं सभी की तरफ से धन्यवाद भी करूंगा और मुबारकबाद भी देना चाहूंगा। नेता जितेंद्र आह्वान के सनातन धर्म संबंधी बयान पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि वह महाराष्ट्र के नेता हैं और शरद पवार की पार्टी से है। एक बार फिर उन्होंने सनातन धर्म के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ने भारत को नष्ट कर दिया है और सनातन धर्म नाम का कोई भी धर्म कभी था ही नहीं। आपने सत्य का अपमान किया है, शिव के खिलाफ बोला है और भारत की सुंदरता का विरोध किया है। ये महाराष्ट्र के नेता है
और शरद पवार जी के पार्टी के नेता हैं, इन्होंने आज फिर से सनातन धर्म को अपशब्द कहे। इन्होंने कहा सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है, सनातन धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था। क्या अर्थ होता है सनातन का? जो सदा सर्वदा था और जो सदा सर्वदा रहेगा, जो चिरंतन है, जो सत्य है, वही सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, वही सनातन है। आपने सत्य को गाली दी, आपने शिव के विरुद्ध में कहा, आपने हिंदुस्तान की सुंदरता के विरोध में कहा, जिस सुंदरता में सबके लिए सम्मान है। मैं आज जितेंद्र आव्हाड जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले, जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है या केवल यह जितेंद्र आव्हाड जी का व्यक्तिगत बयान है? क्या यह उनके पार्टी का बयान है या केवल जितेंद्र आव्हाड जी का बयान है? ये पूरी की पूरी कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है, वो रह रहकर तुष्टीकरण के कारण जिस प्रकार से सनातन धर्म को गाली दे रही है, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश कर रही है, सनातन धर्म के विरोध में कह रही है, हिंदू आतंकवादी कहो, सनातन आतंकवादी कहो, जिस प्रकार के वक्तव्य पृथ्वीराज चौहान दे रहे हैं, यह किसी और देश में, पूरे विश्व में नहीं होता है कि आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन के धर्म के ऊपर इस प्रकार के आक्षेप करो और फिर उन्हें असहिष्णु कहो। हम सहिष्णु हैं और हम सनातनी हैं, तभी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने विरोध को जताते हैं। आप सोचिए, यदि आपने ऐसा ही कहा होता कि इस्लाम अलग है और मुस्लिम अलग है, जैसे आपने सनातन अलग है, हिंदू अलग है कहा है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जवाब नहीं दिया जाता। कौन सहिष्णु है और किस प्रकार से देश में व्यवहार करना चाहिए, मुझे लगता है ये शरद पवार जी और सुप्रिया सुले जी जितेंद्र आव्हाड जी से पूछें। पश्चिमी दिल्ली का जनकपुरी बहुचर्चित डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, जहां पर एक तरफा फ्लाईओवर नजफगढ़ से तिलक नगर जाने वाले रास्ते पर स्थित है। इस फ्लाईओवर की मरम्मत का कार्य आज यानी 2 अगस्त से शुरू हो गया है और इस कारण ट्रैफिक विभाग ने आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने जानकारी दी है कि अगले 1 महीने तक मरम्मत कार्य को लेकर जनकपुरी फ्लाईओवर की यातायात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और फ्लाईओवर की स्थिति को सुधारने के लिए लिया गया है। थाना तिलक नगर इलाके के न्यू महावीर नगर इलाके में शिव शक्ति मंदिर के पास बिजली खंभे में आग लग गई। पोल में हुए तेज धमाके के कारण बीच रोड पर बिजली की वायर गिर गई, जिसके कारण पूरा रोड जाम हो गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे हत्याकांड में सफलता हासिल की है जिसमें एक महिला ने अपने हिस्ट्री शीटर पति की हत्या की साजिश रचकर शव को फेंकवा दिया था और पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर थाना क्षेत्र में यह हत्या बीते वर्ष 5 जुलाई को की गई थी, जिसमें अलीपुर के हिस्ट्री शीटर प्रीतम प्रकाश की हत्या कर शव को एक नाले में फेंक दिया गया था। पुलिस ने मृतक की पत्नी सोनिया और उसके प्रेमी रोहित को गिरफ्तार किया है। और दिल्ली के मानसरोवर गार्डन इलाके के जी ब्लॉक में सुबह सुबह एक विशाल पेड़ गिर गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इसके बारे में स्थानीय महिला प्रियंका कालरा ने बताया है कि यह सुबह यहां से निकल रही थी, तभी अचानक से विशाल पेड़ 2 गाड़ी के ऊपर गिर गया और उसी वक्त एक स्कूटी सवार युवक वहां से गुजर रहा था, जो बाल बाल बच गया। तो वही महिला की कॉल करने के बाद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो वही इस हादसे के बाद पेड़ बिजली के तारों पर पड़ा हुआ है। विशाल पेड़ एक स्कूटी सवार के ऊपर गिरते बचा। यहाँ पर 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी जिसके ऊपर ये पेड़ गिरा था। तब से लेकर अब तक यहाँ पे कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है। जिनकी गाड़ी थी उन्होंने अपनी गाड़ी अपने आप ही थोड़ी पीछे कर ली है। 2 गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिरा हुआ था। गाड़ियों को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर उसका शीशा टूट गया है और यहाँ पर पूरा लोड, ये देखिए पूरी तारों के ऊपर टहनियों का लोड आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जान माल की हानि होने का खतरा है।
पर अभी तक प्रशासन सो रहा है, अभी तक कोई भी यहाँ पे कार्रवाई नहीं की गई है। कृपया करके इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करवाई जाए। थाना पश्चिम बिहार स्थित इलाके में एक बार कार चालक ने ऑटो का शीशा तोड़ दिया। ऑटो चालक संजय ने बताया कि कार और ऑटो में कोई टक्कर नहीं हुई। मैंने ऑटो साइड पर लगाया, फिर कार चालक ने फोन छीना और मैंने फोन छीनने का विरोध किया तो 1000 रुपए की डिमांड करने लगा। वजह पता करने की कोशिश की तो ऑटो का शीशा तोड़कर भाग गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 2011 से बने हुए ये फ्लैट जो गरीब झुग्गीवासियों को दिए जाने थे, अरबों रुपए का इस पर रिफंड लगा, लेकिन सरकार की लापरवाही और बदनीयती ने इन फ्लैट्स को झुग्गी वालों को देने से हमेशा रोका। उनकी मंशा थी कि गरीब झुग्गी में बिना व्यवस्थाओं के पड़ा रहे। आज ये 50,000 फ्लैट जर्जर अवस्था में हो गए हैं। इन पर फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता हो गई है। जनता की चुनी हुई बीजेपी की सरकार मन से ये चाहती है कि हर झुग्गीवासी को रहने के लिए छत मिले, घर मिले, बहन बेटियों को सुरक्षित माहौल मिले, और ये काम करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। हम जरूरत पड़ने पर 10 लाख मकान बनाने की भी तैयारी करेंगे और गरीब जनता को आवंटित करेंगे, जिससे कि हर एक को सुरक्षा मिलेगी और बेहतर भविष्य मिलेगा। फ्लैट जो गरीब झुग्गी वासियों को दिए जाने थे, अरबों रुपए का इस पे फंड लगा, पर सरकार की बेपरवाही और बदनीयती ने इन फ्लैट्स को झुग्गी वालों को देने से हमेशा रोकते रहे। उनकी मंशा थी कि गरीब झुग्गी में पड़ा रहे, बिना सुविधाओं के, रोजाना शौचालय और स्नानघर जैसी व्यवस्थाओं के लिए जूझता रहे, वहां की बहन बेटी रोज अपमान का घूंट पी के जीती रहे, परंतु उन्होंने एक भी मकान को देने का प्रयास नहीं किया। आज ये 50,000 फ्लैट जो जर्जर अवस्था में हो गए हैं, जिनको फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकताएं खड़ी हो गई हैं, परंतु जनता की चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में आज है, मन से ये चाहती है कि हर झुग्गीवासी को रहने के लिए छत मिले, घर मिले, बहन बेटियों को सुरक्षित माहौल मिले, सारी व्यवस्थाएं मिले, चाहे वो स्नान घर हो, चाहे शौचालय हो और चाहे सुरक्षा हो, चाहे बच्चों के खेलने के लिए पार्क हो और चाहे लाइट, पानी, सीवर की व्यवस्था हो। ये काम करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनकी कही हुई बात कि हर गरीब को घर मिलेगा, उसको काम करते हुए उस विषय के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। हर वो संभव प्रयास जो झुग्गी वालों के लिए मकान देने के लिए हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, हमारे सारे अधिकारी, हमारे मंत्री, हम सब लोग लगे हैं। हम चाहते हैं कि एक एक झुग्गीवासी को हम घर दें, और इसीलिए हमने बिल्कुल सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी एजेंसी हो, ये कह दिया गया है कि किसी झुग्गी को तोड़ने के लिए जाए ना। सरकार जब तक उन्हें पक्के मकान ना दे ले, तब तक हम नहीं चाहते कि किसी के भी करहाने की आवाज हमारे कानों तक आए, और ना ही विपक्ष की पार्टियों को इस तवे पे अपनी रोटी सेकने का अधिकार है। जिन्होंने वर्षों तक झुग्गी वासियों को एक मकान देने का प्रयास नहीं किया, आज वो झुग्गी टूटने पे रोते हैं, चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपने क्यों नहीं ये फ्लैट उन्हें दे दिए? क्यों इनको जर्जर होने दिया? ये काम हमें क्यों करना पड़ा? क्या आप हमारा इंतजार कर रहे थे कि भाजपा की सरकार आएगी और वो गरीबों को मकान देगी? दिल्ली में लगभग 10 लाख लोगों को मकान दिए जाने की आवश्यकता है, जो हमें लगता है ये तो फिर भी 50,000 मकान है। हम जरूरत पड़ेगी तो हम 10 लाख मकान भी बनाने की तैयारी करेंगे और गरीब जनता को देंगे। किसी को भी बारिश में भीगने के लिए, ठंड में कांपने के लिए या शौचालय स्नान घर के लिए घूमने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हर एक को सुरक्षा मिलेगी, हर एक को बेहतर भविष्य मिलेगा। दिल्ली सरकार ने झुग्गियों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की कोई भी झुग्गी बिना पुनर्वास के नहीं हटाई जाएगी। गरीबों के सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए हमारी सरकार ने एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय लिया है। रेलवे, डीटीए समेत सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जब तक पुनर्वास की पूर्ण, वैकल्पिक और मानवीय व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक राजधानी में किसी भी झुग्गी को न तोड़ा जाए।
ये बताना चाहती हूं कि दिल्ली की एक भी झुग्गी बिना उन्हें पक्के मकान दिए हुए हटेगी नहीं। हम उन्हें रोजगार भी देंगे, हम उन्हें स्किल भी देंगे, हम उन्हें घर भी देंगे। अगर पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत होगी तो पॉलिसी में बदलाव भी करेंगे। पर मेरे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि लोगों को वहीं मकान मिलेगा तो उनको मकान मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।